आमदीद। हम थोड़ी देर में इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं और थोड़ी देर में ऑनलाइन होने के बाद हम इस वेबिनार को स्टार्ट कर देंगे। हमने 5 मिनट का टाइम इसलिए रखा है ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी ज़हीर साहब शुरू करें। जी सर, मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर दिया सर। जी ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स एंड पैनलिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। ये हमने कुछ अर्सा पहले भी इस पर डिस्कशन की थी और एक सेशन किया था एकेडमिक इंटेग्रिटी पे और जो प्लेजरिज्म को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इस वक्त 2 हिस्से हैं इसके। मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा इसके कॉन्सेप्ट वर्क पे, और प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि आपके साथ एक सेशन कर दिया जाए जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है और जिनको थोड़ा सा इशू आ रहे हैं इसके टर्निटिन के यूज़ के। वो सही सब रन करेंगे, लेकिन इनिशियली मैं चाह रहा था आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए एकेडमिक इंटेग्रिटी पे, क्योंकि ये हमने चीज़ें हैं जिसके मसले मसाइल हमारे साथ रहे हैं, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें, और जो ख़ास तौर पे जो लैंग्वेज के जहाँ बैरियर्स मौजूद हैं वहाँ ये इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसमें अब चूँकि हम हायर एजुकेशन के अंदर हैं, और ये इशू सिर्फ हायर एजुकेशन का नहीं है, स्कूल एजुकेशन से शुरू होता है, जहाँ भी लिखने का अमल, पढ़ने का अमल, सोचने का अमल वो आता है, या कोई भी क्रिएटिव वर्क आता है, वहाँ इंटेग्रिटी का इशू भी आता है, कॉपिंग का इशू भी आता है, प्लेजरिज्म का इशू भी आता है। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा इस पे बातचीत करके, और ख़ास तौर पे जो HEC के जो इस वक्त करंट जो पॉलिसी है, प्लेजरिज्म पॉलिसी, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लिए जाएं, तो उससे फिर आगे जब बढ़ेगी बात तो वो फिर टेक्निकल साइड पे ज़हीर साहब इस पे डिटेल में ये डिस्कस कर लेंगे कि आपने अवॉइड कैसे करना है, उसको साइट कैसे करना है, और बच्चों को हमने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ट्रेन कैसे करना है। क्योंकि मेरा अपना एरिया चूँकि एकेडमिक इंटेग्रिटी है, मेरी PhD इस पे है, मेरा प्लेजरिज्म पे काम है, तो इसलिए मैं कुछ एरियाज़ को समझता हूँ कि वो सही तौर पे हम अवेयरनेस दे नहीं सके, ना असातिज़ा को दे सके हैं, ना उस तरह से स्टूडेंट्स को दे सके हैं, और इस वजह से ये जो इशू है ये ज़्यादा इसका सवियर इम्पैक्ट आता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और कई दफ़ा ये इश्यूज जो हैं वो नाउन होते हैं, हम जानबूझ के कमिट कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और मैंने जब डाटा कलेक्ट किया तो पता चला कि वो लोगों को पता भी नहीं होता, और वो इसके प्लेजरिज्म कर रहे होते हैं, कॉपिंग कर रहे होते हैं, और वो उसका सिर्फ हमें अगर उसका तरीकाकार पता लग जाए कि उसको अवॉइड कैसे करना है, तो वो हम अब उन्हीं चीज़ों को जो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको बेहतर तौर पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने वर्क के साथ। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल करप्शन की, तो उसके कुछ एरियाज हैं जिनको हमें देखना होगा। एक तो कॉपीराइट का इशू है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के हवाले से जब ब्रीच होता है, वो आर्टिस्टिक वर्क भी है, वो लिटरेरी वर्क भी है, तो वहाँ इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है वो सामने आती है। दूसरा जो है वो ये है कि जब किसी का काम हम ये समझते हैं कि वो राइट्स किसी और के पास हों और हम उसको यूज़ कर रहे हों, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, तो वो उसको हम ये समझें कि वो फ्री है और वो उसको हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसको ज़हन में रखना होगा। और हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो कॉपीराइट का इशू है वो एक एज के साथ भी मुंसलिक है, और उसके लॉज बड़े क्लियर हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी।
कि इस वक्त कौन सी चीज़ जो है उसको हम रीयूज अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और कौन से ऐसे वर्क हैं जिनको हम अगर कॉपी करके उसको स्प्रेड करते हैं तो वो हम उस पर हमें बाइंडिंग्स हमारे ऊपर लागू होती हैं। और दूसरा ये है कि अगर रिप्रोड्यूस हमने किया है और वो विदाउट फॉर्मल परमिशन किया है तो उस पर किस तरह की हमारी पेनल्टी इम्पोज होती है, और कौन सी हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और कौन से हम नहीं कर सकते। फिर चौथा एरिया है जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जो कि प्योरली हायर एजुकेशन का एरिया है और जिस पे हमें कॉन्शियस होके अपने जो भी पेपर वर्क होता है, और मैं इस सेशन को इस तरह से ले रहा हूँ जब हमने ये इसको डिज़ाइन किया कि हमने बेसिकली खुद तो जो भी इसकी अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने की एकेडेमिया में ज़रूरत है, जो हमारे टीचिंग साइड पे हैं लोग, इसके साथ साथ जो हम अपने स्टूडेंट्स को, मैं समझता हूँ उस तरह से हम कन्वे नहीं कर पा रहे जब वो लिखते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें स्टूडेंट ने लिखा है, टीचर का नाम ऐड किया है, सुपरविजन में उसको हमने टीच नहीं कर पाए और हम खुद नहीं देख पाए उस तरह से जितना बारीकी से उसको देखना चाहिए, तो हमारा नाम भी साथ जुड़ गया। और वो जब प्लेजरिज्म का इशू आया तो वो कई ऐसे असातिज़ा जिनका बेसिकली इंटेंशनल कोई ऐसा मैटर नहीं था, लेकिन उनको इससे गुजरना पड़ा कि जिसमें उन इल्ज़ामात भी आए और मसाइल भी आए और उनकी जॉब्स के भी इश्यूज आए। तो जितना कॉन्शियसली इस वक्त हमें देखना है स्टूडेंट्स के हवाले से कि उनको ट्रेन करने के लिए हमारा रोल क्या होगा, वो हम खुद हमें पता होगा तो हम ये ड्यूरिंग क्लास हर असाइनमेंट का है, क्विज का है, आपका थीसिस का है, कोई भी लेवल आता है तो उसमें ये चीज इन्वॉल्व वन वे और दी अदर हो जाती है। ये अगर किसी को कोई इशू आता है तो काइंडली वो चैट में जाके वो लिख दें, क्योंकि इस वक्त वो वन वे अभी तो कम्युनिकेशन है। तो एकेडमिक मिसकंडक्ट किस किस तरह से हो सकता है? प्लेजरिज्म हो सकता है, वन चीटिंग हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट कोलैबोरेशन अगर हो तो वो एकेडमिक मिसकंडक्ट में आता है। डुप्लीकेट सबमिशन आप करते हैं, एक जर्नल में भेज दिया फिर साथ ही दूसरे जर्नल में भेज दिया और दोनों जगह एक्सेप्ट हो गया, तो ये बेसिकली एकेडमिक मिसकंडक्ट है। एक से आपका डिसीजन होता है तो आप दूसरी जगह भेजें। इम्पर्सोनेशन है और एकेडमिक फ्रॉड है। तो ये सारे ये इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। एकेडमिक हम जनरली जो शक्ल हमारे सामने होती है, हम वर्ड यूज करते हैं प्लेजरिज्म का सिर्फ। तो प्लेजरिज्म इज वन एरिया एकेडमिक इंटेग्रिटी का या एकेडमिक मिसकंडक्ट का। देयर आर मल्टीपल इश्यूज और मल्टीपल साइड्स जिनको हमें देखने की जरूरत है, और सारी साइड्स पे हमें कॉन्शियस होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। एक तो अब टाइप्स हैं, डिसेप्शन है बेसिकली एकेडमिक के। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट तो, और डिसीव करने की कोशिश कर रहा है अपने टीचर को, इंस्ट्रक्टर को, तो ये एक एकेडमिक मिसकंडक्ट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको हम फैब्रिकेशन कहते हैं। तो फैब्रिकेशन इज बेसिकली जब हम डाटा मैनिपुलेट करते हैं, डाटा फॉल्स डाटा हम ऐड करते हैं अपने पेपर के अंदर, रिसर्च के अंदर, थीसिस के अंदर, और या हम फॉल्स साइटेशन हम ऐड कर देते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे हमारे लिए अलाउड नहीं है, ये एकेडमिक मिसकंडक्ट में आता है। तीसरा जो एरिया है इम्पर्सोनेशन है, कि मेरा काम है कोई और उसको कर रहा है, और वो या कोई एग्जाम में बैठ रहा है या कोई असाइनमेंट कोई और कर रहा है, तो वो एक एरिया है जो मिसकंडक्ट का, एकेडमिक मिसकंडक्ट का आता है। जय साहब ये जरा डील करते जाइएगा, ये जो हैंड रेज कर रहे हैं क्या रीजन है, मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि अगर आप एज टीचर आप ग्रेडिंग ठीक नहीं कर रहे, किसी को ग्रेड ज्यादा कर रहे हैं, किसी के ग्रेड कम कर रहे हैं और डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये जी डॉक्टर शबीब साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे या अनम्यूट कीजिएगा। डॉक्टर शबीब हैदर।
जी डॉक्टर शबीब हैदर, आपने हाथ खड़ा किया था। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया, मैं इसलिए अगर किसी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि कोई कम्युनिकेशन करनी है तो काइंडली चैट बॉक्स में कर दीजिए। तो एक एकेडमिक मिसकंडक्ट की ये शक्ल भी है जो दूसरी साइड पे है, टेबल की दूसरी साइड पे, जो स्टूडेंट्स के से हट के है, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि अगर हम नेग्लिजेंस हमारी है और डेलिबरेटली हम कर रहे हैं, फ्रॉड ग्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर स्टूडेंट के साथ सही एकेडमिकली उनको एवेल्युएशन नहीं हो रही, तो ये एकेडमिक मिसकंडक्ट में है। या सबूटाज करते हैं जब स्टूडेंट को हम रोकते हैं उसके, और ये एग्जामिनेशन में कई इश्यूज आते हैं, तो ये एकेडमिकली इट्स नॉट अलाउड, मिसकंडक्ट में आता है। अब प्लेजरिज्म का जो स्पेसिफिक पोर्शन है जिस पे आज हमने बात भी करनी है, और ज़हीर साहब का भी सेशन है उस हवाले से, तो उसमें जो इंक्लूड हम जनरली करते हैं कि अगर हम किसी का कोई रेफरेंस के बगैर, अब किसी का, अब यहाँ जो इशू आता है जो अंडरस्टैंडिंग का है, वो ये है कि अगर किसी का काम हम हमेशा जो ऑलरेडी एकेडमिकली प्रोड्यूस डेटा है, इंफॉर्मेशन है, पेपर्स हैं, रिसर्च है, उससे आगे बढ़ना है। तो नॉलेज तो ऐसे ही उसका तरीकाकार ही ये है कि वो पहले से जो मौजूद इंफॉर्मेशन है, पहले से मौजूद जो रिसर्च है, उससे एक कदम आपने आगे बढ़ना है। तो जब तक पिछले आप काम को आप अपने साथ अटैच नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। असल इशू ये नहीं है कि आप किसी का काम को इस्तेमाल करते हैं, किसी और की ऑनरशिप है उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके रेफरेंसिंग के बगैर आप उसको यूज कर रहे हैं तो ये फिर इशू है। आप उसको एक्नॉलेज किए बगैर यूज कर रहे हैं तो फिर इशू है। आप उसको साइट किए बगैर यूज कर रहे हैं तो फिर इशू है। प्लेजरिज्म फिर उसे हम कहते हैं। दूसरा है कि आप कॉपिंग कर लेते हैं। तीसरा है कोलैबोरेट अगर करते हैं, और वो कोलैबोरेशन इस तरह से है कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और आप अपनी पोजीशन को यूटिलाइज करते हुए आप कोलैबोरेट करते हैं, चाहे आप किसी स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, किसी जूनियर के साथ कर रहे हैं। जी मिस विजदा। नहीं सर, सॉरी, वो बाय मिस्टेक मेरा ख्याल है टच हो गया। इसलिए थोड़ा सा मुझे ये दो तीन लोगों ने किया है, तो मैं इसलिए आपको पूछ लिया कि शायद मेरी तरफ कोई कम्युनिकेशन इशू आ रहा है, तो उस वजह से। एंड द सेकंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज कोलैबोरेशन है। अब काम उसका नहीं है और वो कर रहा है और इस तरह से कर रहा है कि वो कोलैबोरेशन की इजाजत नहीं है, तो ये प्लेजरिज्म में आता है। बेसिकली आप किसी और का डाटा ले लें और उसको यूज करें, तो वो उसकी परमिशन के बगैर ये प्लेजरिज्म में आता है। अब किसी और का काम जैसे स्टूडेंट करते हैं और ये उनको बताने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ एक बहस और भी है जो पिछले दिनों हमारे इंग्लिश के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर शफात, वो बात कर रहे थे कि ये तो डील करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जो टर्निटिन की जो बात करेंगे अभी ज़हीर साहब, टर्निटिन को डील करना मुश्किल नहीं है। उसका तरीका है, रीफ्रेजिंग पॉसिबल है, उसके और तरीकाकार मौजूद हैं जिससे आप जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है उसको आप वो उसका लेवल जो है उसको नीचे लेके आ सकते हैं। एग्रीड। मेरा पॉइंट ही ये है, एज यू कुड से द स्टूडेंट ऑफ दिस एरिया, कि जो एकेडमिक इंटेग्रिटी है या प्लेजरिज्म है या एकेडमिक मिसकंडक्ट है, ये इशू टेक्निकल है ही नहीं। बेसिकली ये इशू एक तो एकेडमिक है, दूसरा बिहेवियरल है। हमने ये जो फीलिंग डेवलप करनी है कि एक चीज गलत है, एथिकल इशू है। अगर हम ये फीलिंग स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर देंगे और अपने फैकल्टी के अंदर कि ये चीज गलत है, ये एक मॉरली एथिकली गलत काम है, वो जब जहन में ये चीज बैठेगी तो उसके फिर हमें उनको तरीकाकार बताने होंगे कि टेक्निकली आप अवॉइड कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप ये नहीं है कि हम डेटर ये कर सकते हैं कि जी टेक्निकल टूल यूज करके, जो हम टर्निटिन की तरह हम यूज करें हम टूल, और उनको हम कहें कि जी
ये इसको चेक लगा दें। ये चेक से एक दफ़ा, दूसरी तीसरी दफ़ा वो सीख जाएगा कि बच्चा कि इसको कैसे आप आगे लेके जा सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। मेरा पॉइंट ही ये है कि इसको बिहेवियरल इशू के तौर पे डील करना चाहिए, इसको टेक्निकल इशू की बजाय इसको एथिकल और मॉरल इश्यूज के तौर पे डील करना चाहिए, तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे इस इशू को एड्रेस कर पाएंगे। अब सबमिटिंग अनदर पर्सनस वर्क एज वंस ऑन, किसी से आप किसी का काम है अपने तौर पे अपने नाम के साथ आप सबमिट करते हैं। द यूज ऑफ अनएक्नॉलेज्ड मटेरियल पब्लिश्ड ऑन द वेब, किसी का नाम नहीं है आप यूज कर लेते हैं। परचेज ऑफ मॉडल असाइनमेंट्स, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये एक और इशू है, यहाँ मैं कहता चलूं कि ये इशू सिर्फ हम जैसे मुल्कों का या ऐसे ऐसे मुल्क जिनकी लैंग्वेज बैरियर जहाँ अप्लाई होता है उनका नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोग प्लेजरिज्म करते हैं या कॉपिंग करते हैं। कॉपिंग अनदर स्टूडेंट्स रिजल्ट, इस तरह से जो से कि कोई अगर हम ऐसा एरिया है जिसमें उसने टेस्ट किया है और टेस्ट के रिजल्ट्स वो कॉपी कर लेते हैं बच्चे, और ये प्लेजरिज्म में आते हैं। फाल्सिफाइंग रिजल्ट्स, आप उसकी डाटा के रिजल्ट्स ही अपने तौर पे उसको गलत दे देते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्में हैं और शक्लें हैं प्लेजरिज्म की, जिसमें वो स्टूडेंट और या व्हाटएवर जो भी इन्वॉल्व हैं वो करते हैं। दूसरी जो बहस थी जिसमें मैं स्टार्ट किया था कि एक तो वो है जो हम जानबूझ के करते हैं, नोइंगली करते हैं, द अदर फैक्टर इज अननोइंगली भी करते हैं। और वो जो एरिया है वो छोटा नहीं है, जो जिनको पता नहीं है और वो प्लेजरिज्म कर रहे हैं, कॉपिंग कर रहे हैं, एकेडमिक मिसकंडक्ट हो रहा है, उनको बताने की जरूरत है, अवेयरनेस लेके आने की जरूरत है। और जितनी अवेयरनेस सेशन ज्यादा होंगे, जितने आप स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टिन्यूसली इस पे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज गलत है, उतना ही इसका इम्पैक्ट बेहतर होगा। क्योंकि फिर वो उनको रास्ते भी आएंगे कि आपने बचना कैसे है, इसको टेक्निकली कैसे लिखना है, इसके लिए आपने साइट कैसे करना है, रेफरेंस कैसे देना है, ये फिर वो सीख लेंगे। जो मैं चाह रहा था कि आपसे ये एचईसी की जो पॉलिसी है जो एप्लीकेबल है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, वो आपके साथ शेयर कर ली जाए। उसके 3 एरियाज है, मेजर है, उसकी पेनल्टीज की 3 किस्में हैं, मेजर है और फिर हमारी मॉडरेट है और देन माइनर पेनल्टी है। तो मेजर पेनल्टी बेसिकली उन लोगों पे अप्लाई होती हैं अगर वो मेजर पोर्शन किसी एक पेपर का, रिसर्च पेपर का, थीसिस का जो मेजर पोर्शन है उसको कॉपी करके पब्लिश करें अपने नाम के साथ और उसमें ओरिजिनल रेफरेंस मौजूद ना हो और मेजर पोर्शन हो, तो वो वहां फिर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी अप्लाई होती है। और मेजर पेनल्टी जो है उसमें क्या क्या उन्होंने प्रपोज किए हैं, नंबर 1, एक तो डिसमिसल है, वो फौरी उसकी अगर ये प्रूव हो जाता है, कमेटी ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ये मेजर है तो डिसमिसल है। और दूसरा ब्लैकलिस्ट होगा और वो एम्प्लॉयमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकेगा। तीसरा, जो उसको अगर ये समझते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के उसको पब्लिश करना है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो भी कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को दी है। दूसरी है मॉडरेट पेनल्टी। जो मॉडरेट वहां अप्लाई होती हैं जहां सम पैराग्राफ जो हैं और की रिजल्ट्स के साथ वो बगैर साइट किए हुए एक्चुअल ऑथर को आप अपने पेपर के अंदर या पब्लिश वर्क के अंदर वो आप लेके आते हैं। तो वहां तो मेजर पोर्शन है, यहाँ ये की पॉइंट्स ऐड होते हैं और कुछ अगर पैराग्राफ्स हैं और उसके साथ ऐसे की पॉइंट्स हैं और ऐसे की रिजल्ट्स हैं जो जिसकी बेसिस पे ओवरऑल उस पेपर का, थीसिस का, ये पब्लिश जो रिसर्च वर्क है उसके रिजल्ट्स अप्लाई हो रहे हैं और रिलायबिलिटी उस पे उन रिजल्ट्स के ऊपर है, तो आपको मॉडरेट पेनल्टी के सामना करना पड़ेगा और इसमें डिमोशन है। और दूसरा ये है कि ये फिर रेक्टर और वाइस चांसलर और ऑर्गेनाइजेशन के हेड पे है कि उसको वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसको पब्लिसाइज करते हैं प्रिंट मीडिया में और वेबसाइट पे कि नहीं, तो ये भी पॉसिबल है। तीसरी जो इसकी है वो माइनर है, और माइनर में आप तो अगर कुछ पैराग्राफ्स यूज करते हैं और वो एक सर्टन नंबर से ज्यादा है, जैसे एचईसी ने 19% कहा है, उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी माइनर पेनल्टी है। और अगर साइट नहीं आपने किया हुआ, उस पर वार्निंग है, फ्रीजिंग ऑफ ऑल रिसर्च ग्रांट्स हैं, प्रमोशंस हैं, एनुअल इंक्रीमेंट्स रुक सकती हैं और जो है डिबार कर सकती है उसको स्कॉलरशिप से एचईसी।
स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इश्यूज, ये जो मैंने जो ये गुजारिशात की हैं, ये जो HEC पॉलिसी से मेजर, माइनर और मॉडरेट पेनल्टी, ये फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या है अगर वो उन पे साबित हो जाता है। इन केस ऑफ थीसिस तो ये एक ज़हन में है कि ये क्लैरिटी रखते हैं कि ये बेसिकली स्टूडेंट्स की, जो ऑथर है उसका थीसिस का वो स्टूडेंट है, तो रिलायबिलिटी भी उस पर होगी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस पर होगी, और उसको एक्सपेल किया जा सकता है यूनिवर्सिटी से, फिर उसको जो है लोअर क्लासेस में भेजा जा सकता है, देन उसको F ग्रेड आप दे सकते हैं, और एक आप फाइन भी उस पर इम्पोज कर सकते हैं, जो भी कमेटी उसको प्रपोज कर सकती है, देन द वाइस चांसलर वुड फाइनलाइज इट, और जो है उसको रिटन वार्निंग भी दे सकती है। और ये भी है कि द डिग्री ऑफ द स्टूडेंट मे बी विथड्रॉन at any time if it is proven that he or she has presented plagiarized work in, अगर वो मिल गया है उसको MPhil PhD का थीसिस की बेस पे, उसको डिसर्टेशन की बेस पे उसको डिग्री मिल गई है, तो वो विड्रॉ भी हो सकती है। ये पैरा नंबर मैंने इसका मेंशन किया। ऑथर्स जो हैं, पहले फैकल्टी है, दूसरा स्टूडेंट है, फिर ऑथर है, और ऑथर अगर इस तरह से प्रूव होता है तो नोटिफिकेशन ऑफ प्लेजरिज्म बाय द ऑथर्स मे बी पब्लिश्ड मीडिया एंड मे बी पब्लिसाइज्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। HEC और द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज में डिबार द ऑफेंडर, कोई रिसर्च फंडिंग नहीं ले सकता, ट्रैवल ग्रांट्स नहीं ले सकता, स्कॉलरशिप फेलोशिप्स उसके लिए डिबार हो जाता है, और पेनल्टी फाइन भी उस पर इम्पोज हो सकता है। थैंक यू वेरी मच जी। मैंने आई ट्राई टू बी ब्रीफ एंड क्विक, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल सेशन है वो ज़रा फोकस्ड हो, वो आपका ज़्यादा डिटेल में हो, और उस पे आप ज़्यादा बेहतर तौर पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो अभी इवैल्यूएशन हमने करनी है उसकी एक रीज़न और उसकी एक बेसिस हमने ये प्लेजरिज्म भी रखी है। सो आई डोंट कॉल इट प्लेजरिज्म, बेसिकली प्लेजरिज्म अगेन मेरा आर्ग्यूमेंट है कि प्लेजरिज्म थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। ये सिमिलरिटी हम टर्निटिन से चेक करते हैं, और इस पे भी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि किस तरह से उसके हमें उसको चेक करना चाहिए कि प्लेजरिज्म किस तरह से आता है, किस तरह से नहीं है। लेकिन एक प्राइमरी जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो प्रिंसिपल तय हो जाना चाहिए कि अगर मेरा काम है, आपका काम है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ, तो मुझे उसका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए एक्चुअल ऑथर को। और अगर ड्यू क्रेडिट नहीं देते हम, कोई भी ऑथर है, आपका काम है, अगर कोई और उसको यूज कर रहा है और वो पब्लिश होता है, और आपका बेसिस आपके आर्टिकल से उसने डेवलप की है और आपको एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो ये मेरा ख्याल है एकेडमिकली ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो हमें, और हम सम टाइम जानबूझ के किसी को साइट नहीं करते, ये भी एक प्रैक्टिस है यहाँ कि हर कुछ लोगों को हम अनड्यू साइट करते हैं, ये भी प्रैक्टिस है। तो दोनों ही एकेडमिक मिसकंडक्ट में आते हैं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जहां जिसका जो ड्यू क्रेडिट बनता है, वो ड्यू क्रेडिट उस ऑथर को मिलना चाहिए, और वो उसका बेहतरीन तरीका है कि उसे हम रेफर करें, उसे साइट करें और उसको क्रेडिट उसका दें। और ये हमें आप खुद भी सीखने की जरूरत है, और ये एक जो कल्चर है ये बिल्ड करने की जरूरत है, और अपने स्टूडेंट्स तक भी इसी कल्चर को आगे हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। ये रियलाइजेशन वो तो हमें स्कूल में जानी चाहिए और फिर इंटर तक हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि वहां अभी इस तरह की रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसने भी सिस्टम ही ऐसा बिल्ड किया है कि जिसमें वो रटा और वो सारा उस पे शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए हम वहां तो नहीं कर पाते और कॉलेज में नहीं कर पाते। तो हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट को आते ही स्टार्ट में ही कॉन्शियस और कर देना चाहिए। अंडर ग्रेड लेवल पे अगर ये करते हैं तो ये बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन होगी, जो कि वो पोस्ट ग्रेड में जाके इस तरह का मसाइल का शिकार नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप मैं ज़हीर साहब को ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तो इट्स योर कॉल नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया जी आपका, और अच्छा हुआ आपसे सबसे मुलाकात हो गई एक दफ़ा। फिर कोई इंडिविजुअल क्वेरी हो, कोई ऐसा मसला हो, तो हम इंडिविजुअली फिर बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये जो वेबिनार है बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं।
पहले हिस्से में डॉक्टर साहब ने आपके साथ डिटेल डिस्कशन की कि एकेडमिक इंटेग्रिटी से क्या मुराद है, प्लेजरिज्म से हमारी क्या मुराद होती है। जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो अब हमने अपने स्टूडेंट्स के को जो असाइनमेंट्स दी हुई हैं उनकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट जो हमने तय की हुई है कितने परसेंट होगी तो हम उनकी असाइनमेंट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, या उसमें जो ग्रेडिंग करनी है उसकी बेस पे आप करेंगे। तो कि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं मार्केट में जिनकी मदद से हम सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। आज का ये सेशन बेसिकली फोकस करेगा कि हम किस तरह टर्निटिन को उसका इफेक्टिव यूज करके हम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स की सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह टर्निटिन की वेबसाइट पे जो हमारा अकाउंट हमारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है उसकी मदद से हम लॉगिन हों, देन किस तरह हम उसमें क्लास क्रिएट कर सकें, देन हाउ टू ऐड असाइनमेंट विद इन दैट क्लास, और उस क्लास को या उस असाइनमेंट्स को ऐड करते वक्त कौन कौन सी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। इसी तरह जब हम उस असाइनमेंट में नंबर ऑफ जो असाइनमेंट्स हैं स्टूडेंट्स की उनको अपलोड कैसे कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद उनकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट किस तरह रीड कर सकते हैं, उनमें जो डिफरेंट कलर्स हैं उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। देन हम ये देखेंगे कि जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो अपलोड करते वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाना चाहिए, और जब हम असाइनमेंट ऐड करेंगे तो उसमें ऑप्शनल सेटिंग्स से कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको खुसूसी तौर पे हमें उनका ख्याल रखना चाहिए चेक या अनचेक करते वक्त। इसी तरह जो कलर मैचिंग है, और कलर मैचिंग से क्या हमारी मुराद है, अच्छा जब हम सबमिट कर चुके हों और उसमें हम उस सिमिलैरिटी रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहें तो हम किस तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो एक्टिव लेयर्स हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम सिमिलैरिटी टूल जो हैं इस टर्निटिन के उसको सीखने की कोशिश करेंगे, और डाउनलोड ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, किस किस तरह की हम रिपोर्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल सेशन होगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आप प्रैक्टिकली अगर साथ साथ कर सकते हैं तो इट विल बी मोर बेटर। अगर नहीं कर सकते तो ये प्रैक्टिकल सेशन को वैसे सीख लें, बाद में जब आप स्टूडेंट्स की सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक करेंगे तो ये सेशन आपको वहाँ हेल्पफुल हो जाएगा। सबसे पहले आप टर्निटिन की वेबसाइट पे आएंगे, turnitin.com। ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें ऑप्शन होगा लॉगिन का। इंस्टीट्यूशन ने आपको आपकी पर्सनल लॉगिन डिटेल्स बना के प्रोवाइड की होंगी, अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट एकेडमिक से आप सुपरवाइजर जो है ना वो उनसे ले सकते हैं, उनसे अकाउंट्स क्रिएट करवा सकते हैं। मैंने अपनी डिटेल दी है, मेरा अपना पर्सनल अकाउंट बना हुआ है, इसको मैं अपनी डिटेल देने के बाद लॉगिन करूंगा तो मैं टर्निटिन की लॉगिन पेज से होता हुआ अपनी इस प्रोफाइल पे आ जाऊंगा। अच्छा, यहाँ हमने दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट सीखनी है वो ये कि हम किस तरह इसमें क्लासेस ऐड कर सकते हैं और क्लास में किस तरह हम असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये एक टैब ओपन नजर आ रहा है आपको ऑल क्लासेस का, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। ये ऑल क्लासेस है मेरे सामने, आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रही हैं कि कितनी नंबर ऑफ क्लासेस इससे पहले मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आप नई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, जिन लोगों को आप स्टूडेंट्स को आपने असाइनमेंट्स दी हुई उनकी ज़ाहिर है कोई इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ा रहा होगा, कोई क्वालिटेटिव पढ़ा रहा होगा, तो जो भी असाइनमेंट्स हैं क्लासेस हैं जिनके नाम हैं, आप उन नाम मुख्तलिफ नामों के साथ वेरियस क्लासेस ऐड कर सकते हैं। ये ऐड क्लास का ऑप्शन है, ओके करेंगे तो ये आपको एक फॉर्म छोटा सा प्रोवाइड करेगा जिसको आपको फिल करना होगा। क्लास का नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। एनरोलमेंट की कोई भी आप रख सकते हैं जो आपको याद हो बाद में, अगर ना भी हो तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता।
ये मैंने इसकी एनरोलमेंट की रख दी है। मैं सब्जेक्ट एरिया यहाँ से ड्रॉप डाउन विंडो के थ्रू आप इसके जो ओवरऑल ब्रॉडर टर्म में इसके सब्जेक्ट एरियाज बन सकते हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये साइंस है, ये सोशल स्टडीज हैं, मैं फॉर एग्जांपल इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ। अदर हैं तो अदर में भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट का लेवल क्या है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये क्लास स्टार्ट डेट है जब से आपने असाइनमेंट दी है, ये वो डेट होगी जो बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। क्लास एंड डेट से मुराद होगी कि जब आपने एक ड्यूरेशन सेट कर दिया है कि 3-4 महीने बाद या 1 महीने में या 15 डेज में स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स, तो वो ड्यूरेशन आप यहाँ सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 जुलाई है तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कैलेंडर से ये डेट चेंज कर सकते हैं। इसको मैं सबमिट करूंगा तो ये मेरी क्लास जो है ना वो ऐड हो जाएगी। ये क्लास का आईडी है, एनरोलमेंट की है, इसको अगर आप याद रखना चाहते तो इट्स फाइन। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये देखें जो मैंने अभी क्लास यहाँ ऐड की है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। इसको आप ओपन करेंगे, ये क्लास है। अब क्लास के अंदर आपने एक या एक से ज्यादा असाइनमेंट्स जो है ना वो दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। उसको क्रिएट करने के लिए आप इसको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास ऐड असाइनमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। इस ऐड असाइनमेंट के ऑप्शन को आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ तक आप ये समझ लें कि आपने टर्निटिन में अपना अकाउंट इस्तेमाल करते हुए किस तरह क्लास ऐड करनी है वो सीख लिया है। विद इन क्लास आप नंबर ऑफ असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वो मैंने ऐड असाइनमेंट का ऑप्शन को क्लिक किया तो ये मेरे पास असाइनमेंट है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी है लिटरेचर रिव्यू के नाम से। उसको मैं करूँगा, पॉइंट वैल्यू से मुराद ये है कि उसके नंबर कितने हैं। उस असाइनमेंट के अगर नंबर 20 हैं तो मैं 20 यहाँ ऐड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ स्टार्ट डेट है जब आपने स्टूडेंट को वो असाइनमेंट दी है। इसी तरह ड्यू डेट है, पोस्ट डेट है। इसमें आप अगर चेंजेस करना चाहें तो आप अकॉर्डिंगली अपनी नीड के मुताबिक इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ एक बात सीखने की यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमें सीखनी चाहिए कि यहाँ मैं अगर सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये मेरी असाइनमेंट ऐड हो जाएगी। लेकिन इस असाइनमेंट को यहाँ सबमिट करने से पहले आपको ऑप्शनल सेटिंग्स का आइडिया होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि लेटर ऑन जब कोई असाइनमेंट HEC की रिपोजिटरी में सबमिट हो जाए तो उसको वहाँ से रिमूव करवाने के लिए फिर एक लंबा प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए वो असाइनमेंट वहाँ टर्निटिन के अकाउंट से रिमूव करवानी पड़ती है। उस इशू से बचने के लिए आप ऑप्शनल सेटिंग को यूज़ करते हुए ये जो नंबर ऑफ आपके पास से ये जो टैब ओपन शो हो रहे हैं इनको चेक और अनचेक आप कर सकते हैं। ये देखते जाइए, 3 वर्ड्स काउंट करेगा वगैरह वगैरह। इस पूरे फॉर्म में जो 2 ऑप्शन मैं आपके साथ ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ वही है सबमिट पेपर्स टू नो रिपोजिटरी। ये देखेंगे स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी है, इंस्टीट्यूशन पेपर रिपोजिटरी है, स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ रिपोजिटरी है और नो रिपोजिटरी है। अगर मैं यहाँ नो का ऑप्शन यूज करूंगा तो फिर स्टूडेंट्स की वो सबमिटेड असाइनमेंट किसी रिपोजिटरी में सबमिट नहीं होगी, या आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट जब उसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे होंगे तो वो आगे किसी भी रिपोजिटरी में सबमिट नहीं होगा। तो आप जब अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अपने उस ड्राफ्ट को या उस आर्टिकल को उस रिपोजिटरी में सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। लेटर ऑन अगर आपको ये लगे कि ये मैंने डॉक्यूमेंट जो तैयार कर चुका हूँ ये पब्लिश हो चुका हुआ है, अगर आपने उसमें फिर रिपोजिटरी में सबमिट करना है या किसी और वजह से रिपोजिटरी में सबमिट करना है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट्स को कोई इससे इसको स्टील ना कर दे, तो देन आप उसको किसी रिपोजिटरी में सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज नो रिपोजिटरी का ऑप्शन आप लेंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ वो है सर्च ऑप्शंस। आपका डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद वो किन किन डेटाबेसेस को सर्च करके सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट करेगा। देखिए, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपका सबमिटेड डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स पेपर रिपोजिटरी को
सर्च करेगा, देन इंस्टीट्यूशंस पेपर रिपोजिटरी है, इसी तरह करंट एंड आर्काइव्ड इंटरनेट है, इसी तरह जर्नल्स, पीरियडिकल्स, पब्लिकेशन के जो सर्च इंजन हैं इनको यूज करते हुए, डेटाबेसेस को यूज करते हुए आपका वो सबमिटेड डॉक्यूमेंट जो है ना उसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट फिर वो जनरेट करेगा। तो आपने जब अपने डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी रिपोर्ट को चेक करना है तो इन सब को चेक करना है ताकि आपका ये टर्नइट एंड सॉफ्टवेयर बैकएंड पे इन तमाम डेटाबेसेस को चेक करके और उनके साथ सिमिलैरिटी रिपोर्ट को मैच करके आपको एक ओवरऑल सिमिलैरिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करे। इसी तरह अदर नंबर ऑफ आपके पास चॉइसेस हैं जो आप अपने नीड के मुताबिक उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है, अब उसमें ग्रामरली का यूज करना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं तो उसको भी यस कर सकते हैं। इस बाय डिफॉल्ट नो है तो मैं इसको नो करता हूँ। अगर मुझे मेरी नीड के मुताबिक जरूरत हुई तो मैं उसको यस कर दूंगा। अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो मैं डेड श्योर हो चुका हूँ कि मेरी इस सबमिटेड डॉक्यूमेंट को किसी रिपोजिटरी में सबमिशन की ऑप्शन नहीं होगी, वो नहीं जाएगा। और इसी तरह इन 4 डेटाबेसेस को यूज करते हुए ये सिमिलैरिटी रिपोर्ट क्रिएट करेगा। इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखिएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स एक असाइनमेंट जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। आपने नोट किया होगा कि पहले मैंने क्लास ऐड की, क्लास के अंदर मैं अब वेरियस असाइनमेंट्स जो है ना वो ऐड कर सकता हूँ। फिर वक्त मैंने एक असाइनमेंट ऐड की। अगर आपने इसके अलावा भी कुछ असाइनमेंट्स ऐड करनी है तो आप ऐड असाइनमेंट के ऑप्शन को यूज करते हुए जिस तरह मैंने आपके साथ ब्रीफली डिस्कस किया आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी तक 2 चीजें हमने प्राइमरीली सीख ली हैं कि किस तरह हम क्लास को ऐड कर सकते हैं और विद इन क्लास किस तरह हम असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इस असाइनमेंट्स में सपोज आपके स्टूडेंट्स ने आपको CMS से आपने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर लिया है तो आप चाहते हैं कि हम इनकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक कर लें और जो इदारे ने पॉलिसी तय की है चेक करें कि क्या उस पॉलिसी से बिलो है इनकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट या अबव है, ताकि अकॉर्डिंगली आप उन स्टूडेंट्स को उनको मार्क्स उनको दे सकें। जब आपने असाइनमेंट ऐड कर चुके होंगे देन आप व्यू के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो ये आपको अब उस फाइल को अपलोड करने की ऑप्शन देगा जिसकी आप सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं। अब सबमिट फाइल के ऑप्शन को ओके करेंगे तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि अपने कंप्यूटर में से उस फाइल का पाथ दें ताकि वो अपलोड हो। मैं आपके सामने प्रैक्टिकली एक फाइल को अपलोड करता हूं और हम चेक करते हैं कि उसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट क्या है। ये मैं पाथ दे रहा हूं, पेपर्स में से एक ये पेपर है, इसकी मैं सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक करता हूं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद ये आपको इस स्टूडेंट का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मांगेगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम इसका ये लास्ट नाम है, इसका फर्स्ट नेम है, मैंने ऐड कर दिया है। और इसका टाइटल जो है ना वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये स्टूडेंट ने जिसने मुझे कहा है कि मुझे सिमिलैरिटी चेक कर दें, मैंने उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम उसको अपलोड कर दिया, उसका टाइटल भी दे दिया उसके आर्टिकल का। बैक वक्त आप एक या एक से ज्यादा भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं तो आप कहते हैं कि मैं बैक वक्त एक ही मरतबा उन तमाम स्टूडेंट्स की फाइल्स को अपलोड करूं तो एक एक करके आप उसकी सारी फाइल्स को कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनको जिप फोल्डर करके सिंगल फाइल लोड का ऑप्शन है, जिप फाइल का, यानी आप सारी की सारी जिप कर लें, उसको फाइल को अपलोड कर लें तो फिर भी वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐड करेंगे, उस असाइनमेंट का टाइटल ऐड करेंगे,
या स्टूडेंट्स का नाम भी ऐड करेंगे, तो ये अब अपलोड हो जाएगी। तो ये मैं इस अपलोड के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, ये मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, मैं सबमिट की कंफर्मेशन इसको दूंगा। तो ये मेरा आर्टिकल इस टर्निटिन के अकाउंट में सबमिट हो चुका है। आप ये देख रहे हैं सिमिलैरिटी, यहाँ ये मुझे थोड़ी देर बाद मेरी ये सबमिटेड फाइल की सिमिलैरिटी रिपोर्ट को रिपोर्ट कर देगा। हम इससे पहले जो चीजें सीखी हैं उसको रिकंसाइल कर लेते हैं। अभी तक मीनवाइल ये हमें सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट करके देगा, देन हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह हम इस सिमिलैरिटी को व्यू कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड करने के साथ साथ हमारे पास इसके जो अदर नंबर ऑफ फीचर्स हैं इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है, उसमें हम किस तरह उसको यूज कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें एक्टिव लेयर्स कौन सी होती हैं उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनएक्टिव लेयर्स कौन सी हैं, किन को हाइड कर सकते हैं। इसी तरह सबमिशन जो इंफॉर्मेशन है इस डॉक्यूमेंट की, वो हमें अगर हमने एक पेज पे लेनी है तो वो किस तरह दे सकते हैं। तो उनको हम जब ये सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी होगी तो फिर हम उसको एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो हमने सीख लिया उसको रिकंसाइल कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि आप किस तरह लॉगिन होंगे, किस तरह आप क्लास को ऐड करेंगे और किस तरह आप विद इन क्लास वेरियस असाइनमेंट्स जो है ना वो ऐड करेंगे। जब असाइनमेंट्स ऐड कर चुके होंगे तो किस तरह आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। आप पे देख रहे होंगे कि आपको इस वक्त ये सिमिलैरिटी रिपोर्ट टर्निटिन ने जनरेट करके दे दी है। इस सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स की सिमिलैरिटी रिपोर्ट 91% है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ये प्लेजराइज्ड इतना डॉक्यूमेंट है, लेकिन चूंकि एचईसी की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जो 19% थीसिस की है या आर्टिकल की 19% तक वो सिमिलैरिटी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा फिर वो कहते हैं उसको कम करें। हमारी जो इस वक्त हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी डिवाइस की है वो मेरा ख्याल 3 कैटेगरीज में है। आप उन कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हुए अपने स्टूडेंट्स की रेटिंग करेंगे। लेकिन जो मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट 91% है। अच्छा, यहाँ ये ग्रेड का ऑप्शन है, आप इस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल में इसकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये ग्रेड मैं ओके करता हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आपने 20 मार्क्स रखे हुए हैं तो 20 मार्क्स में से आप इसमें से इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। स्क्रीन के सामने मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि इसके 5 मार्क्स बनते हैं, सपोज इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि आप इसमें आपको और भी नंबर ऑफ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर ये है लेयर्स का ऑप्शन। लेयर से मुराद ये है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर दूं मैं। एक ग्रेडिंग की ऑप्शन मौजूद आ रही है, मैं कहता हूँ ग्रेडिंग के साथ जो मैंने फाइल आप डाउनलोड करनी है उसमें सिमिलैरिटी रिपोर्ट मौजूद हो। मैं इसको क्लिक करूंगा। अब मुझे ये इस सॉफ्टवेयर ने बताना स्टार्ट कर दिया है कि आपका ये सबमिटेड डॉक्यूमेंट किस किस जगह से कौन कौन से इसके सेंटेंसेस जो है ना वो सिमिलैरिटी रिपोर्ट में, यानी इंटरनेट के डिफरेंट सोर्सेस के साथ ये टेक्स्ट मैच कर रही है। बेसिकली टेक्स्ट मैचिंग ये आपको स्कोर प्रोवाइड करता है। तो ये आप देखते जाएं कि ये सबमिटेड डॉक्यूमेंट जो है ना वो इस जगह से सिमिलैरिटी रिपोर्ट है। ये सिमिलैरिटी ये रिपोर्ट इसलिए ज्यादा आ रही है कि ये आर्टिकल कहीं ना कहीं सबमिट होके किसी आर्टिकल में पब्लिश हो चुका हुआ है। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये आर्टिकल अपलोड किया क्योंकि ये तो हमारे पास जब आर्टिकल्स आए थे आज से 1.5 साल पहले तो कुछ पड़े हुए थे, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक वहां से कॉपी करके यहाँ इस फोल्डर में रखा है ताकि आपको पता चल जाए प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये यहाँ से सिमिलैरिटी इसकी आ रही है, तो ये 91% है। तो एक्टिव लेयर में आपने किन किन लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे वही इंफॉर्मेशन आपके इस डॉक्यूमेंट में वो शो कर रहा होगा। इसी तरह ये एंड पे आप देखेंगे तो आपको ये सबमिशन इंफॉर्मेशन का टैब नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे
तो आपको इस सभी डॉक्यूमेंट की ओवरऑल डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। ये सबमिशन आईडी है। लेटर ऑन जब आपका कोई डॉक्यूमेंट गलती से रिपोजिटरी में सबमिट हो जाए तो फिर आप इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग आर्टिकल नेम, स्टूडेंट्स का नाम वगैरह वगैरह वो देने के बजाय फिर HEC या टर्निटिन आपसे ये सबमिशन आईडी मांगता है। देन यू आर सपोज टू प्रोवाइड दिस सबमिशन आईडी। इसके अलावा इस सबमिशन डेट क्या थी, ये आपके सामने नजर आ रही है। अकाउंट इतने हैं, इसका साइज इतना है, इसकी एक्सटेंशन ये है, फाइल नेम आपका ये है, इसमें वर्ड की तादाद इतनी है, पेज इसमें 15 है। तो ये आप भी इंफॉर्मेशन उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये एक टूल होगा सिमिलैरिटी टूल। सिमिलैरिटी टूल को यूज करते हुए आप ये देख सकते हैं कि ये 91% कहाँ कहाँ किस किस जगह से ये सिमिलैरिटी रिपोर्ट इसकी आ रही है। एक वेबसाइट है plw.org। 90% ये आर्टिकल या ये डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी रिपोर्ट इस वेबसाइट के ऊपर जो पड़ी हुई है इंफॉर्मेशन या आर्टिकल उसके साथ ही मैच कर रही है। इसी तरह ये 1% इस सोर्स से है, 1% इस सोर्स से है। तो ये ओवरऑल आपको किन किन सोर्सेज से आपका डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहें तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है। इस डाउनलोड को ओके करेंगे, एक करंट व्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप अपना कोई इनिशियल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इसके बाद किस तरह आप इसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट को आपने कम करना है, तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, आपको ये आइडिया होगा कि मेरे इस पैराग्राफ की सिमिलैरिटी रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है, ये इंटरनेट के सोर्सेज से मैच कर रहा है, तो आपको रिपोर्ट जब आप एक सामने रखेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, देन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उसको रिफ्रेश करेंगे या नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप इस सिमिलैरिटी रिपोर्ट को कम कर सकते हैं। चूंकि आज की हमारी इस प्रेजेंटेशन का फोकस प्राइमरीली इस पे है कि हम किस तरह टर्निटिन के सॉफ्टवेयर को यूज करके सिमिलैरिटी रिपोर्ट बना सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले हम किस तरह इसमें क्लासेस ऐड कर सकते हैं, क्लास ऐड करने के बाद हम किस तरह इसमें असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं, बैक वक्त एक या एक से ज्यादा हम डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर सकते हैं। ये आपके सामने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाएगा तो ये एट द एंड ऑफ द पेज आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट क्या है। मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपके सामने ये रिपोर्ट नजर आ रही होगी। इसकी ये सबमिटेड डॉक्यूमेंट है, इसकी ये डिटेल्स हैं। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट इसकी सिमिलैरिटी मैच कर रही है। एंड पे आएंगे तो ये आपको यहाँ से ये एंड वाले पेजेस पे ये आपको प्रोवाइड करेगा कि आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स कितना है, उसमें इंटरनेट के सोर्सेज कितने हैं, पब्लिकेशंस कितनी है और स्टूडेंट्स पेपर में से कितने % डेटा दिया गया। और जब इस पे एंड करेंगे तो मैंने अगर इसमें से उसके नंबर्स ऐड किए हैं तो ये देखें, मैंने जब एक्टिव लेयर्स का यूज किया था तो मैंने वहाँ इसको 20 में से 5 मार्क्स दिए थे, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट्स पर 91% जो है ना वो पोटेंशियल उसकी प्लेजरिज्म उसमें मौजूद थी। तो जो अगर आप एक्टिव लेयर्स का जब इस्तेमाल करेंगे, यानी उसको चेक और अनचेक करेंगे, अगर चेक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट जब डाउनलोड होगा तो आपके पास उसकी फाइनल आपको वहाँ शो कर रहा होगा। ये इसलिए मैंने ये ऑप्शन भी आपको बता दिया था। जब आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड करेंगे अपने स्टूडेंट्स की सिमिलैरिटी रिपोर्ट को चेक करने के लिए, तो एक मरतबा डाउनलोड करेंगे फिर आपको इस पे लॉगिन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी इस PDF फाइल को ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स को आपने ऑनलाइन रिव्यू करते वक्त जो आपने चीज़ें नोट की हैं उनको करते वक्त आपने उसकी ऑनलाइन ग्रेडिंग कर दिया, वो आपकी इसकी डाउनलोडेड फॉर्म में भी वो आपके पास मौजूद होगी। इस फाइल को मैं बंद करता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये एक रिपोर्ट, मैंने इसका जो 91% इसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट आई थी, इसमें
सिमिलैरिटी टूल्स को भी हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया, सबमिशन इन्फॉर्मेशन भी आपको आ गई है, और जो मैंने 2-3 फीचर्स इंपॉर्टेंटली आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह आपने असाइनमेंट्स को क्रिएट करते वक्त ऑप्शनल सेटिंग्स की प्रोविजंस को ज़रूर इस्तेमाल करना है। कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आते हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमने असाइनमेंट गलती से ऐड कर दी है और वो किसी रिपॉजिटरी में सबमिट हो गई है, तो अब हमें गाइड करें कि हम उस रिपॉजिटरी में से जो टर्निटन की रिपॉजिटरी है किस तरह रिमूव करवा सकते हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, फिर उसको हमें फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है। इस इशू से बचने के लिए आप इस ट्रेनिंग में इस बात को सीख लें कि किस तरह हमने असाइनमेंट्स को ऐड करने के बाद ऑप्शनल सेटिंग का ऑप्शन यूज करना है, और हम वहाँ नो रिपॉजिटरी का ऑप्शन यूज करेंगे ताकि आपका सबमिटेड डॉक्यूमेंट किसी भी रिपॉजिटरी में सबमिट ना हो। इसी तरह दूसरा फीचर जो मैंने आपसे शेयर किया था कि आप जब सर्चिंग का वो आप 4 उन कैटेगरीज को उन डेटाबेसेस को यूज करेंगे, चेक करेंगे ताकि आपकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट एक्चुअल आए। होता यूं है कि स्टूडेंट्स किसी एक या दो को अनचेक कर देता है, लेकिन जब फाइनल सबमिशन होती है या पब्लिकेशन के लिए अपना आर्टिकल भेजते हैं तो वो डेटाबेसेस अच्छा यहाँ 91% है या इससे 90 या 90 से अबव है, तो इसके यहाँ जो आप नंबर ऑफ जब असाइनमेंट्स आपके पास हो जाएंगे, मेरे पास तो फिल वक्त एक है, तो आपको ये जो कलर्स शो हो रहे हैं ना, इनके भी मीनिंग्स होते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, अगर ये कलर जो हैं अगर ये कलर ब्लू होता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है ना वो सिमिलैरिटी 0 है। अगर ये कलर ब्लू होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिमिलैरिटी 0 है और आपकी जो आपने इस डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इंटरनेट के सोर्सेज से ये कहीं भी मैच नहीं कर रहा। अगर इसका कलर ग्रीन है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 1 से लेके 24% आपकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट जो है ना वो आ रही है। अगर यहाँ इसका कलर ग्रीन हुआ तो इसका मतलब ये होगा, वैसे तो वो यहाँ स्कोर भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में आपको इसके कलर्स के मीनिंग्स भी बता देता हूँ ताकि इन कलर्स का इनका मतलब क्या है। अगर ये येलो कलर हुआ तो इसका मतलब ये है कि 25 से 49% तक आपका डॉक्यूमेंट उसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट है, विद इन दिस रेंज आपकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट फॉल कर रही है। अगर ये कलर ऑरेंज हुआ, यहाँ ऑरेंज कलर हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 50 से 74% तक इसका स्कोर है। और अगर ये रेड हुआ, इस केस में ये रेड है, तो इसका मतलब ये होगा 75 से लेके 100 के दरमियान आपका सिमिलैरिटी रिपोर्ट या इंडेक्स आएगा। तो चूंकि ये रेड कलर है तो ये इसका मतलब ये है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट 75 से 100% की रेंज में कहीं ना कहीं इसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट फॉल कर रही है। तो 71 से 100 में के दरमियान अब ये एक्चुअल जो इसका स्कोर है वो 90% है। तो जो इसके साथ जो कलर्स आपको नजर आएंगे, जब इसके अलावा 5-6 असाइनमेंट्स और आप कलर्स के मीनिंग्स का भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस सिमिलैरिटी इंडेक्स की किस रेंज में फॉल कर रहे हैं। अभी मैं इसको एक मरतबा रिव्यू कर लेता हूँ। जो आज की इस वेबिनार में हमने चीज़ें डिस्कस करनी थी वो हमने आपको सिखा दी हैं। आज का ये जो सेकंड पार्ट था इस वेबिनार का, उसमें बेसिकली हमने सिर्फ और सिर्फ इस बात को डिस्कस करना था कि हम टर्निटिन के सॉफ्टवेयर को यूज करके किस तरह असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह एक क्लास ऐड कर सकते हैं, और विद इन क्लास अपने अगर असाइनमेंट्स ऐड करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस शेयर कर दी कि आप जब अपनी असाइनमेंट को क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको वहाँ
ऑप्शनल सेटिंग्स को यूज करते हुए नो रिपॉजिटरी और वो 4 ऑप्शन जो है उनको चेक करना पड़ेगा ताकि आपको लेटर ऑन कोई इश्यूज ना हो। तो ये भी हमने बात सीख ली किस तरह हम किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को या ड्राफ्ट को इस असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और एक या एक से ज्यादा जो है ना वो असाइनमेंट हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। और जब असाइनमेंट ऐड कर चुके होंगे तो आपके पास ये सिमिलैरिटी रिपोर्ट आएगी। इसको आप व्यू कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसको क्लिक करेंगे जहाँ ये अब ऑप्शन मौजूद है हैंड का, ओपन करेंगे इसको तो ये आपको ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ना वो ओपन करके दे देगा। तो इसमें भी आगे नंबर ऑफ ऑप्शन मौजूद हैं कि कौन कौन सी लेयर्स आपको आप चाह रहे हैं कि आपको शो हो। ये मैंने लेयर का आपको ऑप्शन बताया। इस वक्त मैं दोनों ऑप्शन को क्लियर करता हूं ताकि दोनों ग्रेडिंग का ऑप्शन भी हो और उसका भी हो। इसी तरह आप डाउनलोड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये सबमिशन डिटेल्स आप इसकी चेक कर सकते हैं। ये सिमिलैरिटी टूल्स हैं, इसमें आप इसको ये चेक कर सकते हैं। ये 91% जो इसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट आ रही है ये इंटरनेट के किन किन सोर्सेज से मैच कर रही है, ये भी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप इस फीडबैक की समरी के ऑप्शन को यूज करते हुए आप इस डॉक्यूमेंट पे अपना कोई कमेंट पास कर सकते हैं। आप कमेंट पास करते वक्त आपको लेटर ऑन जब इस फाइल को आप व्यू करेंगे तो आपने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग की होगी तो आपको ये आइडिया होगा कि मैंने इस बेस पे इस रीजन पे मैंने स्टूडेंट्स को नंबर ज़्यादा दिए थे या कम दिए थे। तो वो इस तरह के कमेंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इसकी डिफरेंट फीचर्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसी तरह ये जब आप असाइनमेंट बॉक्स में आएंगे तो ये आपके पास एक फाइल का ऑप्शन है। फाइल के ऑप्शन में करूंगा तो आप अपनी ओरिजिनल सबमिटेड जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड की फॉर्म में, या उसको पीडीएफ फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लेटर ऑन आपके सब पास कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके कंप्यूटर से मिसप्लेस हो गई है या आप उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में किसी जगह पे नहीं रख सके तो लेटर ऑन आप अपने टर्निटन की प्रोफाइल को यूज करते हुए यहाँ पीडीएफ या वर्ड की ओरिजिनल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने कलर मैचिंग का भी सीख लिया। तो ये आज के सेशन में प्राइमरीली हमने इस बात को डिस्कस करना था कि हम इफेक्टिव यूज ऑफ टर्निटन कैसे कर सकते हैं। इसका एक और हिस्सा भी हो सकता था जो हमने इससे पहले जो वेबिनार करवाया था उसमें हमने डिस्कशन की थी कि हम प्लेजरिज्म को या सिमिलैरिटी रिपोर्ट को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, प्लेजरिज्म से अवॉइड कैसे किया जा सकता है। ये भी एक इस पे एक सेपरेट सेशन हो सकता है। लेकिन चूंकि आज के इस वेबिनार के दो हिस्से थे, एक तो हमने ये सीखना था कि एकेडमिक इंटेग्रिटी से क्या मुराद है, एचईसी की पेनल्टीज कौन कौन सी हैं, वो मेजर माइनर जैसे डॉक्टर साहब ने आपके साथ डिटेल डिस्कशन की। और इसी वेबिनार का जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि हम टर्निटिन सॉफ्टवेयर को यूज करके इसमें क्लासेस किस तरह ऐड कर सकते हैं, असाइनमेंट कैसे करनी है, और हम सिमिलैरिटी रिपोर्ट को व्यू करते हुए इसके जो अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन दे सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
सभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, वो कहते हैं कि क्या हम जिप फाइल करके एक नंबर ऑफ असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। यस, ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप फॉर एग्जांपल आपके 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स की वर्ड की फाइल्स को या वो पीडीएफ फॉर्म में उसको जिप कर लें। जिप करने के बाद एक वक्त उसको अपलोड करेंगे तो अपलोड का वो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, तो हर स्टूडेंट्स की डिटेल्स यू आर सपोज टू प्रोवाइड, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके असाइनमेंट का टाइटल क्या था, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो वो जिप फोल्डर के उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए भी उसकी सिमिलरिटी रिपोर्ट जनरेट कर देगा। हाँ, यस, एक और क्वेश्चन आया कि हम क्या असाइनमेंट्स को वहाँ जब हमने अपलोड किया उसको एडिट कर सकते हैं। यस, ये ऐड किया जा सकता है, कोई मसला नहीं उसमें। आप उसमें एडिट कर सकते हैं या उस फाइल को दोबारा रिमूव करके फिर अपलोड कर सकते हैं जो अपडेटेड वर्जन होगा। फॉर एग्जांपल एक कोई रिसर्चर है, उसने एक मरतबा तो फाइल अपलोड की है, उसका सिमिलरिटी रिपोर्ट उसने चेक की है, अगर वो कहता है कि मैंने उसको अपडेट किया है, उसकी सिमिलरिटी रिपोर्ट में कोई रिफ्रेजिंग की है, कहीं डबल कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं वगैरह वगैरह, उसको करने के बाद मैंने दोबारा उसकी सिमिलरिटी रिपोर्ट चेक करना चाह रहा हूँ, तो यस, आप उसको दोबारा सबमिट करके उसकी सिमिलरिटी रिपोर्ट चेक करेंगे और डेफिनेटली उससे वो काम ही होगी। हाँ, यस, हम लेयर्स को रिपीट कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि एक ग्रेडिंग की लेयर है, इसी तरह सिमिलरिटी रिपोर्ट की लेयर है, तो बैक वक्त दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसमें। जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे, जब वैसे एक क्वेश्चन ये था कि हम अकाउंट्स लेने हैं, तो जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं या जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, यस, वो डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स से रब्ता करके अपने अकाउंट्स जनरेट करवा सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए हैं, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स से। एक और क्वेश्चन था, मैं लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास शो हो रहा है चैट में, वो मैं लेके हम आज के इस वेबिनार को क्लोज करेंगे। यस, आप ये जो कलर्स हैं ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी सबमिटेड डॉक्यूमेंट की जो सिमिलरिटी रिपोर्ट है वो किस रेंज में है। फॉर एग्जांपल वो अगर रेंज होगी 75 से अबव, तो इसका मतलब है वो रेड कलर से शो करेगा। तो आपने इन बेसिस फिर स्टूडेंट्स की मार्किंग नहीं करनी। वो मार्किंग करने का तो जो गाइडलाइंस हैं वो ज़ाहिर डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स ने दी होंगी, या टीचर को आइडिया होता है कि मैंने इसके और जो क्वालिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह करना है। तो लिहाजा सिमिलरिटी रिपोर्ट के कलर्स की बेस पे या इसकी रेंज की बेस पे मेरा ख्याल है कि उसकी ज़ाहिर मार्किंग नहीं होती। वो तो आपने अपने जो स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट क्रिएट की है, एक उसमें फैक्टर ये है कि उसकी ज़ाहिर उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो ऑप्शन ये है कि आप एक्सेप्ट करेंगे इतने परसेंट पे। उसके बाद जो मार्किंग करनी है उसकी गाइडलाइन जो है ना, वो डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स ने आपको पहले ही कन्वे की है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। होपफुली आपने इससे इस्तेफादा हासिल किया होगा, और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ इश्यूज हुए जहां आपको समझ ना हुई, तो इंडिविजुअली आप लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर को विजिट कर सकते हैं, और जो आपके ऐसे इश्यूज होंगे उनमें हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।